हाँ तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया डिपॉजिटरी के बारे में। अभी तक डिस्कस किया डिपॉजिटरी के बारे में कि हम लोगों के लिए जो भी इन्वेस्टर्स होता है वो एक अकाउंट खुलवाता है डिपॉजिटरीज के यहाँ, और उनके शेयर्स कंपनी से डायरेक्ट डिपॉजिटरीज के यहाँ जाते हैं। तो क्या अकाउंट हमको डिपॉजिटरीज के यहाँ खुलवाना पड़ता है? क्या हम लोगों को चाहे NSDL CDSL में डायरेक्ट हम डील करते हैं? नहीं। इन डिपॉजिटरी डिपार्टमेंट के क्या होते हैं? इन डिपॉजिटरीज के एजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डीपी जनरली बैंक्स और शेयर ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स सॉरी जनरली इन लोगों ने क्या है, ये जो दो डिपॉजिटरी है NSDL CDSL से एजेंसी टाइप का एक एग्रीमेंट किया होता है, यानी इनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का लाइसेंस लिया होता है। ठीक है, ये जो पर्सन होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आम इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपॉजिटरी से डील नहीं करता। ये क्या डील करता है? थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहाँ मिलेंगे? ये और कुछ नहीं होते, ये जो बैंक्स होते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक है, PNB है, या सिटी बैंक है, ICICI है, लगभग सारे ही बैंक्स ने DP लाइसेंस लिए होते हैं। तो हम किसी भी बैंक में जाते हैं, जिस तरह बैंक अकाउंट खुलते हैं, हम उनसे कहते हैं हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है। क्या खुलवाना है? डीमैट। जिस तरह हम जाते हैं हमें सेविंग अकाउंट खुलवाना है, रुपए में करंट अकाउंट खुलवाना है, तो हम बैंक के पास जाते हैं डीमैट अकाउंट खुलवाना है। या हम बैंक के पास नहीं जाते तो जिस शेयर ब्रोकर से हम डील करते हैं, जनरली शेयर ब्रोकर्स ने भी क्या किया होता है, DP का लाइसेंस लिया होता है, तो वो कहते हैं अच्छा हम आपका डीमैट अकाउंट खोल देते हैं। ओके। इसी तरह मर्चेंट बैंकर्स हैं, तो जनरली क्या है, जिस बैंकर से डील करते हो वो अपने यहाँ जिससे उसका DP लाइसेंस होता है या जिस मेन ब्रोकर से होता है, वो आपका एक अकाउंट खोलता है, डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, सर ने बताया था डिपॉजिटरी होते हैं, डिपॉजिटरी डायरेक्ट डील नहीं करते, तो हमें कहाँ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ढूंढने होंगे? कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और कोई नहीं होते, ये जो बैंक और शेयर ब्रोकर्स हैं, उन्होंने ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होता है। तो ये DP अकाउंट खोलते हैं, तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके नजदीक ही आपके आजू बाजू में बैंक्स मिल जाएंगे, शेयर ब्रोकर मिल जाएंगे, जिनके यहाँ आप डीमैट अकाउंट खोल सकेंगे। ठीक है, ओके। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर है, हम अकाउंट तो खुलवा लेंगे, लेकिन इनके पास हमारे शेयर्स और हमारे ट्रांजैक्शंस की गारंटी क्या है, इसकी सिक्योरिटी क्या है? क्योंकि बैंक से हम जो डीलिंग करते हैं उसमें तो RBI ने काफी सिक्योरिटी मेजर्स रख रखे हैं, क्योंकि कहते हैं RBI का हाथ है, सारे गारंटी होती है, सिक्योरिटी होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं बैंक पे, RBI जनरल बैंक अकाउंट। इसमें जो डिपॉजिटरी के साथ हम डीलिंग करते हैं डीमैट अकाउंट में, तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिक्योरिटीज मेजर्स in dealing with DP, security measure in DMAT।
डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी मेजर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इन डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहला सिक्योरिटी मेजर होता है दैट इज एग्रीमेंट विद डीपी। डीपी मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, ये किस तरह का एग्रीमेंट होगा, कैसा एग्रीमेंट होगा, इससे क्या फायदा होगा। इसके अंदर क्या होता है, ये इंडेमनिटी बॉन्ड, इंडेमनीफाई इस एग्रीमेंट के अंदर डीपी और सब बातों के अलावा सारी टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, कैसे करेगा। उसके साथ साथ इंडेमनिटी होती है कि उसने यदि इंडेमनिटी कि यदि डीपी ने बिना बताए बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए और किसी तरह भी आपका लॉस कर दिया, तो ही हैज टू इंडेमनिफाई दैट लॉस। तो डीपी क्या करेगा, किसी भी तरह का नुकसान होगा इन्वेस्टर्स को उसके पास रखने की वजह से, तो ही हैज टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस। उसके अलावा इवन यदि उसके शेयर्स मिसयूज होते हैं, मान लो उसके गारंटी पे किसी ने लोन ले लिया, तो इवन फॉर मिसयूज के लिए भी इंडेमनिफाई करेगा डीपी बिल। इंडेमनिफाई का मतलब जो समझते हो, हिंदी में कहते हैं इसको क्षतिपूर्ति। जितना नुकसान, क्षतिपूर्ति यानी जितना आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा, यानी जितना नुकसान है उसको रिइंबर्स करेगा। ठीक है, तो वो कोई भी डील करेगा ऑथोराइजेशन से करेगा। इवन अगर हमने मान लो कि डीपी का कमीशन नहीं दिया है, लेकिन ये नहीं कि वो खुंदक निकालने के लिए हमारे शेयर्स इधर उधर कर दे, गलत ट्रांसफर कर दे, ऐसा कुछ वो नहीं कर सकता। उसे कमीशन लेना है उसका, वो अलग केस करेगा, लेकिन हमारे शेयर्स से वो कुछ कर नहीं सकता। कोई मिसयूज करेगा तो इंडेमनिफाई करेगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, डीपी सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, जिसका रेगुलर ऑडिट होगा, उसकी कॉपी वगैरह स्टेटमेंट रिटर्न्स रेगुलरली सेबी को देगा। ठीक है, तो वो जो डीपी है, जो भी रिकॉर्ड्स है वो खुद भी रखेगा, दोनों के पास रिकॉर्ड्स होंगे, डिपॉजिटरी के पास भी और डीपी के पास भी, जिसका टाइम टू टाइम रिकंसिलेशन होगा इस शेयर होल्डिंग का, किस समय हुआ, कैसे हुआ, कैसे ऐसा नहीं हो। ठीक है, और उसका साथ ही साथ क्या रखेगा, उसके साथ साथ ये सारा कंप्यूटर रिकॉर्ड होता है, तो इसका बैकअप भी डिपॉजिटरी भी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक दूसरी जगह, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर डिपॉजिटरी के सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो चेन्नई के अंदर एक बैकअप रखेगा। इस तरह के मतलब कहीं भी यदि भूकंप आ जाए, ये आ जाए, काल हो जाए किसी भी तरह, तो हमारा जो डेटा है वो लॉस ना हो जाए, क्योंकि यदि बैकअप लॉस हो गया तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे हम सब लोग, पता ही लगेगा किसका क्या है। तो वो सब कुछ रखता है। उसके अलावा कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी,
कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, जितने भी सिक्योरिटीज है उनके लिए डीपी और डिपॉजिटरी एक कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा किसी भी टाइम। ठीक है, तो ये सारे, जिससे कि कोई भी लॉस हो आपका वो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर ले। तो ये सारे सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे लोगों को ये ना लगे कि हम डीमैट कराने से कहीं ना कहीं उनको लॉस हो जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट आर द सेफ गार्ड्स। ओके, प्रोवाइडेड फॉर या सिक्योरिटी मेजर्स इन डीमैट अकाउंट्स। अब दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होती है डिपॉजिटरी और एक होती है कस्टोडियन। इनमें फर्क क्या है? कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं डिपॉजिटरी से, कस्टोडियन से और रजिस्ट्रार से। ओके, तो डिपॉजिटरी और कस्टोडियन में फर्क क्या है ये हम समझेंगे। ठीक है, क्या होती है डिपॉजिटरी? आपको किसी को कुछ आइडिया? हाँ जी बताइए, क्या होती है डिपॉजिटरी और क्या होता है कस्टोडियन? तो अब हम समझेंगे डिपॉजिटरीज वर्सेस कस्टोडियन। क्या होती है डिपॉजिटरी और क्या होता है कस्टोडियन? डिपॉजिटरी का और कस्टोडियन में सबसे बड़ा फर्क है कि ये ई फॉर्म में रखता है शेयर्स को, और कस्टोडियन वो होता है जो इसको फिजिकल फॉर्म में रखता है। ओके, कस्टोडियन फिजिकल फॉर्मेट में रखता है। ओके, डिपॉजिटरी हमेशा रजिस्टर्ड ओनर होता है, रजिस्टर्ड होल्डर होता है, होल्डर ऑफ शेयर्स, हिमसेल्फ, एंड जो शेयर्स के ऑनर होते हैं, जो शेयर्स के खरीदार होते हैं, बायर होते हैं, वो उनकी बेनिफिशियल ओनरशिप होती है। कस्टोडियन की केस में कस्टोडियन ऑनर नहीं होता, ना रजिस्टर्ड ऑनर होता, रजिस्टर्ड होल्डर या रजिस्टर्ड ऑनर होता है। ये इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑनर, रजिस्टर्ड जो ऑनर है वो शेयर होल्डर ही होता है। कस्टोडियन केवल ट्रस्टी होता है, कस्टोडियन केवल ट्रस्टी होता है। ओके, ये केवल अभी तक दो हैं, ये मैनी है, कई हैं। ये इसके कई मॉडल्स होते हैं। एक तो डीमैट मॉडल होता है और एक इमोबिलाइजेशन शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। अब ये डीमैट और इमोबिलाइज्ड शेयर्स में क्या फर्क होता है ये अभी हम आपको बताते हैं। ये बात आपको कुछ कुछ समझ में आई कस्टोडियन में,
और डिपॉजिटरी में क्या फर्क होता है? हाँ सर, डिपॉजिटरी ई फॉर्म में होता है, उसके नाम ही डिपॉजिटरी के नाम शेयर्स होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, और जो इंडिविजुअल होते हैं वो बेनिफिशियल ऑनर होते हैं, जबकि कस्टोडियन में वो ट्रस्टी की तरह लगता है। शेयर्स क्या जो रजिस्टर्ड ऑनर होता है वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर होता है। ओके, पर्टिकुलर शेयर होल्डर होता है। ये केवल दो हैं, एनएसडीएल एंड सीडीसीएल। कस्टोडियन 13 है। अब ये इसके कई मॉडल्स हैं, उसके कोई मॉडल नहीं है। इसके मॉडल अब बताते हैं डीमैट और इमोबिलाइजेशन शेयर में क्या फर्क है। हाँ जी, तो अब हम समझेंगे क्या फर्क है डीमेटलाइजेशन में और इमोबिलाइजेशन। डीमेट वर्सेस इमोबिलाइजेशन। डीमेट वर्सेस इमोबिलाइजेशन। डीमेट के अंदर फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। ये यदि अलग अलग, ए के अलग, ए के 100 शेयर्स हैं, बी के 500 शेयर्स हैं, सी के 1000 शेयर्स हैं, तो ये अलग अलग शेयर्स, इनको डीमेटलाइज किया जाता है, या पहले फिजिकल फॉर्म में है उनको डीमेटलाइज। इमोबिलाइजेशन में सीधे ही कंपनी 1 लाख शेयर्स या 10 लाख शेयर्स, पूरे बंच की बंच सीधा डीमेट में ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद में इंडिविजुअल उनके जो भी बेनिफिशियल ओनरशिप है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, ABCD में। ओके, यानी इसमें तो पहले डीमेटलाइज, जैसे आपके पुराने शेयर पड़े हैं उनको डीमेटलाइज किया, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है डीमेटलाइजेशन प्रोसेस की, ये हमको समझना है। ये सब चीजें आपने समझी? हाँ, अब समझते हैं। इस डीमेटलाइजेशन, इस प्रोसेस के फीचर्स। इसके फीचर्स, या आप इसको कह दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स या रजिस्ट्रेशन रेगुलेशंस, ये सब आपको समझनी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, सबसे पहले एक डीपी होता है। डीपी के हमको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरते हैं जिसमें सारी डिटेल्स लिखते हैं। ओके, ये जो डीपी है ये फैसिलिटेटर का काम करता है। उसके अलावा आईपीओ में भी से भी शेयर्स डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। आईपीओ से भी शेयर्स डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रेड सेटलमेंट भी
डीपी के यहीं हो जाता है। ओके, no need of holding certificate, फिजिकल फॉर्म में कोई सर्टिफिकेट होल्ड करने की इसके अंदर जरूरत नहीं होती। जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, बोनस एंड राइट्स, ये भी डीपी के यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम डीमैट करा सकते हैं और डीमैट को किए हुए को बाद में रीमैट करा सकते हैं। यानी इसके यहां से हम, यदि हमको फिजिकल फॉर्म में पुराने शेयर्स हैं उनको कन्वर्ट करा सकते हैं ई फॉर्म में, और ई फॉर्म किए हुए यदि हमें फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो फिजिकल फॉर्म में करा सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक जनरली समझा डिपॉजिटरी के बारे में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में। हाँ जी, कुछ आया बात समझ में? हाँ सर। अब बेटे हमको एक डिपॉजिटरी एक्ट है 1996 का, उसमें कुछ चीजें समझाई गई हैं। तो अब हम चलते हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1956 पे। ये सब बातें आपको क्लियर हुई? हाँ जी। अब हम चलते हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996। डिपॉजिटरी एक्ट 1996। तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में सबसे पहले समझिए बेनिफिशियल ऑनर। तो मैं आपको पहले ही बता, ये कौन होता है? हाँ जी, बेनिफिशियल ऑनर। हु इज द बेनिफिशियल ऑनर? बेनिफिशियल ऑनर क्या होता है? जो वास्तव में शेयर खरीदता है या शेयर होल्डर है या जिसके शेयर हैं, उसको हम कहते हैं बेनिफिशियल ऑनर। मानिए आप शेयर होल्डर्स हैं तो आप बेनिफिशियल ऑनर होते हैं। ठीक है, जिसके नाम शेयर्स होते हैं, जो खरीदता है, यदि वो फिजिकल फॉर्म में लेता तो जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होता, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होता, यदि डीमैट फॉर्म में ना होके वो मेटेरियलाइज फॉर्म में होते, फिजिकल फॉर्म में होते, वो यदि डीमैट फॉर्म में, वही सेम पर्सन बेनिफिशियल ऑनर होता है। ओके, तो ये कभी मत कहिएगा कि जिसने शेयर खरीदे वही रजिस्टर्ड ऑनर होता है इन द केस ऑफ डीमैट। इन द केस ऑफ द फिजिकल, जिसने शेयर खरीदे वही रजिस्टर्ड ऑनर होता है। लेकिन इन दिस केस, समझ में आया कि इन द फिजिकल फॉर्म जो शेयर खरीदता है वही रजिस्टर्ड ऑनर होता है, लेकिन इन द केस ऑफ डीमैट वो रजिस्टर्ड ऑनर नहीं होता, वो होता है बेनिफिशियल ऑनर। ओके, सेकंड, ये एक्ट डिफाइन करता है डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी क्या होती है?
जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है प्लस सेबी से वो रजिस्टर्ड होती है टू एक्ट एज डिपॉजिटरी ऑफ शेयर्स, उसको डिपॉजिटरी कहते हैं। तीसरा कंसेप्ट आता है डिपॉजिटरी एक्ट में रजिस्टर्ड ऑनर। ये जो डिपॉजिटरी होती है सारे शेयर्स को, आप मेरे शेयर, आपके शेयर, सारे शेयर होल्डर्स के शेयर जो भी डिपॉजिटरी के पास होते हैं उनका रजिस्टर्ड ऑनर डिपॉजिटरी होती है। शेयर उसके नहीं होते, लेकिन जो कंपनी है वो कंपनी डीमैट के केस में इंडिविजुअल नाम में शेयर्स नहीं देती, सारे के सारे शेयर डिपॉजिटरी को दे देती है और एक लिस्ट पकड़ा देती है कि ये शेयर आपके नाम किए जाते हैं, लेकिन इसकी बेनिफिशियल ओनरशिप इन लोगों के नाम है। ओके, नेक्स्ट ये डिपॉजिटरी एक्ट कहता है ऑप्शन टू रिसीव, ऑप्शन टू रिसीव शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म्स। डिपॉजिटरी एक्ट कहता है कि आपको ये ऑप्शन होता है शेयर होल्डर्स को, वो चाहे तो शेयर फिजिकल फॉर्म में रखे, वो डीमैट फॉर्म में रखे। जब शेयर एप्लीकेशन आती है तो उसमें कॉलम होता है, ऑप्शन होता है कि आप, ठीक है, कि आप फिजिकल में रखने हैं या डीमैट में। जब आपको शेयर्स अलॉट होते तो आपको एक एप्लीकेशन भरनी होती है कंपनी को कि हमारे शेयर डीमैट में रख दीजिए, तभी वो डीमैट में आते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि डीमैटलाइजेशन के बाद आप फिजिकल में नहीं रख सकते। जनरली वो ऑप्शन भरवा लिया जाता है फॉर्म में, या जब अलॉट होता है तब ले लिया जाता है। तो कुल मिला के ये आपके कुछ ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 8 कहता है डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का, कि ये जो है शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि जो इश्यूअर है, इश्यूअर का जो फॉर्म होता है उसी में वो लिखवा लेता है। अदरवाइज वो एक लेटर भेजता है अलॉटमेंट के टाइम पर और ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। ऐसा नहीं कि सेक्शन कि ये कंपलसरी हो गया है डीमैट एक्ट के बाद डिपॉजिटरी कि हम डीमैट फॉर्म में रखें, लेकिन सुविधा के लिए जनरली सभी लोग डीमैट फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि यदि कोई शेयर होल्डर चाहे तो सेक्शन 8 के अंदर वो डीमैट के मना कर सकता है, वो कह सकता है कि हम अपने शेयर फिजिकल फॉर्म में रखेंगे। तो फिजिकल फॉर्म में रखना और डीमैट में रखना ये किसका अधिकार है? ये शेयर होल्डर्स का अधिकार। इसके अलावा शेयर होल्डर्स कभी भी अपने शेयर्स को डीमैट से रीमैट करा सकता है, यानी दोबारा मेटलाइज करा सकता है, और जो डीमैट शेयर्स नहीं है उनको कभी भी डीमैट करा सकता है। ओके, ये बात समझ में आई? हाँ, तो ये हमने मेन प्रोविजंस आपको बताए डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की। अब एक कंसेप्ट हम आपको और बता देते हैं, दैट इज फंजिबिलिटी। नेक्स्ट क्या बताते हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव के मॉडल 2
मॉड्यूल 2 में कैपिटल मार्केट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम कैपिटल मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक दैट इज डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी शुरू करने जा रहे हैं। ये डिपॉजिटरी होती क्या है? आपने पहले जमाने में देखा होगा कि पहले क्या था, बैंकों का उपयोग बहुत कम था। करेंसी होती थी, सोने की मुद्राएं होती थी, चांदी की होती थी, सिक्के होते थे जिनको लोग दबा के जमीन में गड़ा कर सुरक्षित रखते थे। फिर धीमे धीमे रुपए की करेंसी आई और लोग उस रुपए को, सिक्कों को बड़ी बड़ी तिजोरियों में रखने लगे। लेकिन फिर धीमे धीमे बैंक आया, बैंकों में लोग पैसा रखने लगे और उनसे एक चेक बुक मिलती थी और बैंकों के अंदर स्टेटमेंट लेना शुरू किया। धीमे धीमे ई बैंकिंग शुरू हो गई और हमारा एक एक ट्रांजैक्शन एसएमएस होने लग गया और हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करने लगे, आरटीजीएस, एनईएफटी। इसी तरह पिछले 10-15 साल पहले तक जो शेयर्स जो हम लोग अप्लाई करते थे, तो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में मिलते थे। जिस तरह नोट होते हैं, 10,000 रुपए हो तो 10,000 का नोट होता है क्या? नहीं होता। तो 100 रुपए के 100 नोट मिलते हैं। इसी तरह शेयर सर्टिफिकेट के लॉट हुआ करते थे और 50 का लॉट, 100 का लॉट, इस तरह लॉट हुआ करते थे। कुछ शेयरों ने लॉट केवल एक सिंगल लॉट का भी कर दिया। तो ये जो लॉट हुआ करते थे, तो अगर आप शेयर सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, एक हार्ड पेपर में, मोटे पेपर्स में, ठीक है। तो उन पेपर्स को जिस पर कंपनी सेक्रेटरी की और कंपनी के ऑथोराइज डायरेक्टर के साइन होते थे और प्रिंटेड फॉर्म में वो मिलता था। आपको पता है कि नोट भी नकली बन जाते हैं, जबकि नोट के लिए प्रिंटिंग की लिए एक स्पेसिफिक इंक होती है, एक स्पेसिफिक प्रिंटिंग मटेरियल होता है। लेकिन ये जो शेयर सर्टिफिकेट हैं, इनका डुप्लीकेशन भी आसान था और कई बार उनमें नकली भी आ जाते थे, कई बार सिग्नेचर डिफर होते थे, ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो और काफी इनकन्वीनियंस होती थी, उनको बहुत संभाल कर रखना पड़ता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा जिस तरह बैंक होता है इसी तरह एक शेयर का भी बैंक बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो जिस तरह आजकल प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में बिना कैश के ट्रांजैक्शन हो जाया करते हैं, इसी तरह का कोई एक सिस्टम बनाया जाए कि जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो भी संभाल कर ना रखने पड़े और उसकी जगह जिस तरह बैंक में आपका बैलेंस होता है, इसी तरह शेयर्स का बैलेंस भी आपका कोई एक ऐसा मीडियम बनाया जाए कि आपके पास केवल एक इंफॉर्मेशन हो, स्लिप हो, चेकबुक टाइप की चेकबुक हो, उससे ही आप शेयर्स इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक डिपॉजिटरी बनाई, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिपॉजिटरी होती क्या है, डिपॉजिटरी का मीनिंग क्या है, इसको किसे कहते हैं, डिपॉजिटरी होती क्या है, व्हाट इज डिपॉजिटरी। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ये डिपॉजिटरी होती क्या है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने सोचा एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो शेयर सर्टिफिकेट हैं वो फिजिकल रूप में ना करके एक जिस तरह बैंक में कैश रखा जाता है, इसी तरह शेयर सर्टिफिकेट किसी अथॉरिटी के पास हो। तो ये जो, और क्योंकि फॉरेन में भी ऐसा होता है, तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सेबी ने भी ये प्रोवाइड किया और उन्होंने क्या किया, एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जिसके पास आपके शेयर्स डिपॉजिट हो जाएं
और वहीं से शेयर, जिस तरह पैसा डेबिट क्रेडिट होता है इसी तरह आपके क्रेडिट होते रहें, और खरीदने पर या अलॉट करने पर या बोनस मिलने पर या राइट मिलने पर क्रेडिट होते रहें, और बेचने पर डेबिट होते रहें, जिस तरह की आपका बैंक अकाउंट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैंक, यानी ऐसा सिस्टम बनाया जाए जब कंपनी से शेयर अलॉट हो तो वो शेयर्स अलॉट होके ये जो इश्यूअर है, इश्यूअर जितने भी सर्टिफिकेट हैं उन सर्टिफिकेट को एक डिपॉजिटरी के नाम ही रजिस्टर करके सारे के सारे इनको ट्रांसफर कर दे, और डिपॉजिटरी उन शेयर्स को जिसने अप्लाई किया है, जिसके नाम अलॉट हुए हैं, उनको बेनिफिशियर ऑनर बना के उनका डिफरेंट जिस तरह बैंक में होता है अलग अलग शेयर का अकाउंट खोल दे कि उनके पास इतने शेयर्स हैं, है ना। तो शेयर सर्टिफिकेट ना किसी को दिए जाए ना किसी से लिए जाए, बस संभाल कर एक अथॉरिटी के पास रख दिए जाए। जिस अथॉरिटी के पास ये शेयर रखते हैं, तो जिस अथॉरिटी के पास ये शेयर्स डिपॉजिट किए जाते हैं उसको डिपॉजिटरी कहते हैं। डिपॉजिटरी किसको कहते हैं? जिस अथॉरिटी के पास ये शेयर डिपॉजिट किए जाते हैं। जैसे बैंक में हम अपने पैसे रखते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, तो इसी तरह डिपॉजिटरी भी एक बैंक है, लेकिन ये कैश की जगह शेयर्स का बैंक है। ठीक है, तो आप जब का शेयर होगा तो आपको एक डिपॉजिटरी अकाउंट नंबर मिल जाता है जिसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। आपको एक डीमैट अकाउंट नंबर मिल जाता है, जिस तरह बैंक अकाउंट में सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट नंबर मिलता है, इसमें एक डीमैट अकाउंट मिल जाता है। उस डीमैट अकाउंट, डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज। मैटेरियलाइज का मतलब क्या होता है? मैटेरियलाइज का मतलब होता है फिजिकल, और डीमैटेरियलाइज का मतलब नॉन फिजिकल, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिपॉजिटरी। कुछ बात समझ में आई? डिपॉजिटरी क्या होती है? कुल मिला के डिपॉजिटरी एक तरह की आपकी शेयर्स की बैंक है। डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी जिस तरह आपकी कैश रखने के लिए बैंक है, इसी तरह आपके शेयर्स को रखने वाली जो अथॉरिटी है, यानी शेयर्स की जो बैंक है, वो डिपॉजिटरी कहते हैं। बैंक हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, शेड्यूल्ड हैं, नॉन शेड्यूल्ड हैं, फॉरेन बैंक हैं, लेकिन डिपॉजिटरी अभी तक केवल 2 डिपॉजिटरी हैं। डिपॉजिटरी को कितनी है? 2 हैं। एक है एनएसडीएल, और एक है सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और इसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड। ये 2 हैं, ये कंपनी है, दोनों ही कंपनी है, प्लस ये सेबी से अप्रूव्ड डिपॉजिटरी है। एक रजिस्टर्ड कंपनी है प्लस सेबी से अप्रूव्ड है फॉर फंक्शनिंग एज डिपॉजिटरी। तो ये 2 कंपनीज हैं जो
हिंदुस्तान में डिपॉजिटरी का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिटरी है ये आपके शेयर्स को डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखते हैं। डीमेटेरियलाइज का मतलब होता है उसकी मेटीरियलिटी, यानी उसका भौतिक स्वरूप। ये भौतिकी, आप जो भौतिक, यानी भौतिक मीन्स फिजिकल, इसका फिजिकल स्वरूप खत्म करने को यानी डीमेटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक में बदल देना। आपके जो शेयर्स है उसको ई फॉर्म में कर देने को क्या कहते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन रखते हैं। यानी इसको फिजिकल फॉर्म में ना रख के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, इसको कहते हैं डीमेटेरियलाइज। तो डिपॉजिटरी के अंदर जो आपके शेयर्स हैं वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, क्या होता है डिपॉजिटरी, क्या होती है डीमेटेरियलाइजेशन। तो अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी। ये समझ में आया क्या होती है डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी में क्या करते हैं बेटे, जैसे कि आपका जो पैसा है, हम जाते हैं बैंक में हमने 10 लाख रुपए जमा किए, उन्होंने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, डेबिट कार्ड हमारे पास है या पासबुक हमारे पास है, ठीक है, या चेक बुक हमारे पास है, हम उसमें केवल एक चेक काट के पैसा, ये नहीं किसी को 2 लाख रुपए देना है तो हम जाके 2 लाख रुपए निकालें, हम चेक से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे सारे शेयर्स उस बैंक में जमा हैं, हमें यदि शेयर्स बेचने हैं तो हमें एक चेक की तरह की एक स्लिप होती है, उस स्लिप को भरना है और वो हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, अब आपको देखने डीमेटेरियलाइजेशन के बेनिफिट। डीमेटेरियलाइजेशन, हाँ जी, हमें देखना है डीमेटेरियलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, हाँ जी, सबसे पहला बेनिफिट है एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज। अब आप कहेंगे ये बैड डिलीवरीज क्या होती थी? ये बैड डिलीवरी शेयर मार्केट और कंपनीज के ट्रांसफर के संदर्भ में यूज होती है। बैड डिलीवरी क्या कहलाती है? यदि शेयर्स आपने परचेज किए और जब शेयर्स ट्रांसफर के लिए हमने कंपनी में दिए कि ये शेयर्स हमने खरीदे हैं और आप हमारे नाम में ट्रांसफर कर दिए, तो उस समय यदि शेयर्स हमारे नाम में ट्रांसफर नहीं होते हैं, या तो सिग्नेचर डिफर की वजह से या किसी और कमी की वजह से, नकली होने की वजह से या आउटडेटेड ट्रांसफर डीड होने की वजह से, स्टाम्प ड्यूटी, यानी किसी भी वजह से खरीदे हुए शेयर अल्टीमेटली हमारे नाम में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। बैड डिलीवरीज कई वजह से होती हैं, चोरी के शेयर हैं, गलत तरीके से ट्रांसफर किए हुए, सिग्नेचर गलत है, इन सब से बहुत नुकसान होता था। क्योंकि कई महीने में जाके तो हमारा शेयर ट्रांसफर पे आता था, फिर चिट्ठी आती थी, हमने पैसे से खरीदी चीज हमारे नाम में नहीं हुई, जब तक हमारे नाम में नहीं हुई हम उसको फर्दर बेच नहीं सकते, तो हमारा पैसा फंस जाता था। ये बहुत, तो इस केस में क्योंकि इंस्टेंट, इसके अंदर कोई इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, इंस्टेंट हमारे यहाँ शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो शेयर की बैड डिलीवरीज का चक्कर इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, डीमेट फॉर्म में अगर हम खरीदेंगे तो हमारे नाम क्रेडिट हो जाएंगे
हो जाएंगे, बेचेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? इंस्टेंटली, साथ के साथ, बिना किसी गैप के। जैसे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, तुरंत हमारे नाम में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह लेकिन फिजिकल फॉर्म में काफी खरीदने के बाद में वो बैड डिलीवरी आ जाती थी और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू होता था। तो इस जिसकी वजह से कई शेयर ब्रोकर, कई इन्वेस्टर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ और कई लोग बैठ गए और इस बिजनेस से ही, शेयर मार्केट से तो कर ली, ऐसा बैड डिलीवरी का दिक्कत होती थी। सेकेंड थिंग, नो नीड ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, नो नीड ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। पहले जब भी शेयर्स खरीदते थे और शेयर्स को जब ट्रांसफर करते थे, उसके साथ ट्रांसफर डीड लगानी होती थी और ट्रांसफर डीड में आधा %, 0.5% से लेके अलग अलग जगह पर हमको स्टाम्प ड्यूटी देनी होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एक ही बार में जो शेयर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड डीमैट के बाद होते हैं, हम लोग बेनिफिशियल ओनर होते हैं और वो बिना किसी स्टाम्प ड्यूटी के बेनिफिशियल ओनर से ट्रांसफर होती रहती है, इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ द स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टाम्प ड्यूटी की हमारे को बड़ी भारी सेविंग होती है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि पहले अगर हम कभी ट्रांसफर करते थे तो हमें एक फॉर्म 7B के अंदर ट्रांसफर डीड लगानी पड़ती थी और वो उसके साथ ये स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, तभी ट्रांसफर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन डीमैट में अब ना फॉर्म 7B की जरूरत, ना कोई स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत, ठीक है। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज इमीडिएट और इंस्टेंट ट्रांसफर। इमीडिएट ट्रांसफर होता है, इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस केस में जिस तरह बैंक में ट्रांसफर होता है, ऐसा नहीं। पहले हम लोग जब करते थे तो कई 2 से 3 महीने फिजिकल फॉर्म के अंदर हमें वो पूरा भरवा के ट्रांसफरी के साइन करके पूरा फॉर्म भर के बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट से सारी फॉर्मेलिटी के साथ भेजना होता था कंपनी में। फिर कंपनी का सेक्रेटरी डांस उन सब चीजों को चेक करता था, जो ऑब्जेक्शंस होते थे वो पूछता था और उसके बावजूद भी ट्रांसफरी को चिट्ठी भेजता था। यदि ट्रांसफरर ने उसको लॉन्च कराए होती थी कि वास्तव में ये आपने बेचे थे या नहीं, जब तक उसकी चिट्ठी नहीं पहुंचती थी, कंफर्मेशन नहीं पहुंचती थी, तब तक वो उसको ट्रांसफर नहीं करता था। तो जनरली ट्रांसफर की पोजीशन में 2 से 3 महीने में लग जाते थे, लेकिन अब हमारा जो शेयर ट्रांसफर इमीडिएट और इंस्टेंट हो जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा है डीमैट होने से, ओके। इसी तरह फोर्थ पॉइंट इज फास्टर सेटलमेंट। फास्टर सेटलमेंट फास्टर सेटलमेंट क्या होता है भाई? जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं और वो जब हमारे को डिलीवरी आ जाती है तब उसका पेमेंट करते हैं, या जिस दिन पेमेंट करते हैं उसके 1-2 दिन बाद डिलीवरी आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इमीडिएट ट्रांसफर होता है और इमीडिएट पेमेंट हो सकता है। इसकी वजह से सेटलमेंट फास्ट हो जाता है। सेटलमेंट का मतलब क्विड प्रो क्यो, कंसीडरेशन देना, माल आना पैसे जाना,
यानी शेयर आना और जाना दोनों बहुत फास्टली हो जाता है। नेक्स्ट इज फास्टर क्रेडिट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स like bonus right। पहले यदि कंपनी कोई बोनस इशू करती थी तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एप्लीकेशन भेजती थी और उसके बाद में अप्लाई करते थे, फिर वहां से शेयर सर्टिफिकेट बन के बोनस के शेयर सर्टिफिकेट आया करते थे। तो यदि इसी तरह का यदि कंपनी कोई बोनस इशू करती है, राइट होती है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में बोनस क्रेडिट हो जाता है और राइट का एंटाइटलमेंट आ जाता है। तो इसलिए बहुत कम टाइम लगता है। ओके, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो 6 पॉइंट है, दैट इज रिडक्शन इन हाई वॉल्यूम ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट, हाई वॉल्यूम ऑफ पेपर। पहले यदि हमने कुछ कंपनी के किसी के 50, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के शेयर ले रखे थे, हाई वॉल्यूम हो जाता था। कई बार किस किस लॉट में आते थे उनको कंसोलिडेट कराना पड़ता था, स्प्लिट कराना होता था, ऑड लॉट भी आते थे और ये सब समस्या इसके साथ पेपर वर्क की, बहुत सारे सर्टिफिकेट। अब तो बिना, ठीक है, उसके अलावा अब जो है ऑड लॉट वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट होती है पीरियोडिकल स्टेटमेंट आ जाते हैं। पीरियोडिकल स्टेटमेंट हमारे पे आते रहते हैं, कितना गया, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट आता है, ठीक है, पीरियोडिकल रिपोर्ट आती रहती है, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट। हमें पूरा हिसाब रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उस तरह का हमारे को ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। अभी तक क्या होता है, उन शेयर सर्टिफिकेट को हमें डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए, तिजोरी में रखते हैं, कोई हमारे सिग्नेचर फोर्ज करके डुप्लीकेट ना इशू करा दे, डाक में गुम ना हो जाए। अभी आप लोग बेटे जैसे क्लास में हैं, क्लास से आप बाहर जाते हो या आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो आप कहते हो पड़ोसी से कि सामान जरा ध्यान से रखना, क्योंकि आपको चिंता लगी रहती है। इसी तरह जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, अब शेयर सर्टिफिकेट्स की लॉस होने की, टर्माइट, दीमक वगैरह खा जाए, लॉस की, टर्माइट की, थेफ्ट की, है ना, कंटिन्यूअस केयर, इन सब की जो करनी होती थी उसकी जगह अब हमारे पास डिपॉजिटरी है। इस तरह डिपॉजिटरी में हम अपना सामान कहीं रखते हैं तो हमें बार बार देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है हमने। अदरवाइज हम हमेशा चिंता में रहते हैं, मान लो हमने कहीं शेयर सर्टिफिकेट रख दिए, कहीं वो बेच ना दे, कहीं वो यूज ना कर ले। अब तो हम इवन बैंकों से लोन भी लेते हैं, केवल उसका नंबर दे देते हैं, वहां पर केवल लीन मार्क हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें कभी भी खतरा हो कि हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स का मिसयूज हो जाएगा। ये सारी फैसिलिटी हमको, ठीक है, अब हमें ना संभाल के रखने की जरूरत, ना हमको मिसयूज की चिंता, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, केवल अपने शेयर सर्टिफिकेट्स हम डिपॉजिटरी के पास रख देते हैं और डिपॉजिटरी
हमारा सारा काम कर देती है, हमारी सारी चिंता उसके पास खत्म हो जाती है। कहाँ लॉकर में रखना है, कहाँ संभाल के रखना है, कब इश्यू करना है, कब रिसीट करना है, कैसे उस पर लीन मार्क करना है, ठीक है, किस बैंक के पास लीन है, कब हमारा लोन चुक गया तो लीन हमको क्लियर कराना है, वो सब काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए कुल मिला के हम कह सकते हैं डिपॉजिटरी के बहुत फायदे हैं। ओके, अब एक जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है क्या ये जो डिपॉजिटरी होती है, इस डिपॉजिटरी से हम डायरेक्ट डील करते हैं, हर इन्वेस्टर डायरेक्ट डील करता है? नहीं, इस डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं और उनको हम लोग कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो आम पब्लिक डिपॉजिटरी से डायरेक्ट डील ना करके इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिनको हम डीपी कहते हैं, इनके थ्रू डील करती है। तो ये सारा काम किससे करती है? थ्रू डीपी करती है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्या होता है डीपी और कैसे हम डीपी के थ्रू काम करते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे रिकंसिलिएशन होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज हम बता रहे हैं आपको फंजिबिलिटी। हाँ जी, फंजिबिलिटी। तो ये फंजिबिलिटी क्या है? ये डिपॉजिटरी में आपको एक कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, फंजिबिलिटी। बेटे हम लोग टेम्पल जाते हैं, हाँ जी टेम्पल जाते हैं, टेम्पल्स के अंदर हम सूज उतारते हैं, हाँ जी सूज उतारते हैं, और सूज उतारने के बाद में जब हम वापस आते हैं तो सूज हमारे को कोई भी सूज दे देता है या वही सूज होते हैं जो सूज हमने उतारे थे, सब सेम सूज देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि बैंक में जाते हैं और बैंक में हम 10,000 रुपीज जमा कराते हैं और कुछ देर बाद निकालते हैं, तो क्या वही नोट मिलते हैं जो नोट हमने जमा किए थे? बताइए, क्या वही नोट मिलते हैं जो नोट हमने जमा किए थे? नहीं सर, हमको वही नोट नहीं मिलते। हमको कोई से 10,000 सेम नंबर के नोट मिलना मुश्किल है, हमको कोई भी नोट हमको दे दिए जाते। ओके, तो ये फंजिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि फंजिबिलिटी के अंदर सेम अमाउंट या सेम वैल्यू दी जाती है, बट नॉट सेम आइटम, but not same items. ओके, तो फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको ये पर्टिकुलर नहीं कि इस नंबर का नोट मिलेगा। इसी तरह क्या होता है डिपॉजिटरी के अंदर फंजिबिलिटी का कंसेप्ट है। फंजिबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि आपने मान लो आपका शेयर सर्टिफिकेट था, ये आपका शेयर सर्टिफिकेट था, ये आपका शेयर सर्टिफिकेट था, इसका नंबर था 0054321, 500 शेयर्स का था। अगर आप कस्टोडियन के पास रखवाओगे
तो ये शेयर सर्टिफिकेट उनके पास रखा हुआ है, जब आप लेंगे तब आपको यही मिलेगा। लेकिन डिपॉजिटरी में जब इसको यदि हमने डीमैट कराया तो डीमैट करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाएगा, और उसके बाद में जब हम इसको वापस रीमैट कराएंगे तो 500 का दूसरा सर्टिफिकेट हमको बन के मिल सकता है। लेकिन उसका वो दूसरा सर्टिफिकेट होगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, इसका नंबर हो सकता है 059599 हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? फंजिबिलिटी का मतलब है सेम चीज सेम अमाउंट की मिलेगी लेकिन सेम नहीं। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग कराते हैं, कोट हम यही देते हैं। ठीक है, ये कोट देते हैं तो हमको यही कोट ड्राई क्लीन होके मिलता है, तो वो वहां पे फंजिबिलिटी नहीं होती। फंजिबिलिटी का मतलब क्या है कि हमने जो चीज दिया, फंजिबिलिटी का मतलब क्या है, उसी फॉर्म में नहीं मिलेगी, फॉर्म कुछ भी हो सेम आपको मिल जाएगा। ओके, आपने जो मान लो कहीं आपने कुछ चीजें डिपॉजिट करी और आपको कोई भी किताब आपको मिल सकती है। क्लियर? कई जगह एग्जाम टेस्ट होता है, आपको स्कूल वालों ने कहा कि भाई था कोई चीज आप दे दीजिए, और सबने एक एक खरीद के दे दी, पेंसिल और वो रख ली, सबने एक एक पेंसिल मैडम के पास रख दी, मैम ने उसमें से कोई एक एक उठा लीजिए। तो फंजिबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि आपकी सेम अमाउंट की होगी, सेम वैल्यू की होगी, लेकिन सेम आइटम नहीं होगा, फिजिकली नॉट सेम, फिजिकली नॉट सेम। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं फंजिबिलिटी। ओके, कोई सी भी वो दे देंगे लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम मिल जाए। ठीक है, तो ये फंजिबिलिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको सेम अमाउंट की चीजें मिलेगी, डिपॉजिटरी में सेम शेयर्स मिलेंगे बट सेम फॉर्म में नहीं मिलेंगे, सेम नंबर में नहीं होंगे। ओके, अब हम आपको एक और कंसेप्ट कराते हैं, प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन। हाँ जी, प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन। ओके, तो ये प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन क्या है कि भाई किस तरह यदि हमारे पास पुराने शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं और वो पुराने शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए हैं जिस समय फिजिकल होते थे, आज हम उसको डीमेट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे एक तो जो इन्वेस्टर्स एक तो होगा इन्वेस्टर, दूसरा होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी, तीसरा होगा डिपॉजिटरी, और चौथा होगा रजिस्ट्रार। ये 4 लोग इन्वॉल्व होंगे तब जाके हम डीमेटेरियलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स को, जब भी इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को डीमेटेरियलाइज करना चाहेगा तो वो क्या करेगा? डीपी पार्टिसिपेशन के पास एक एप्लीकेशन भेजेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और साथ में
सरेंडर करके सरेंडर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भेजेगा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। ये दोनों चीजें कहां पहुंचेंगी? ये दोनों चीजें पहुंचेंगी इस डीपी पार्टिसिपेशन के पास। अब डीपी पार्टिसिपेंट क्या करेगा? तो ये डीपी इस रिक्वेस्ट को, इस सरेंडर वाले सर्टिफिकेट को तो भेज देगा रजिस्ट्रार के पास। ये कहां से जाएंगी? यहां से यहां आई और यहां से रजिस्ट्रार के पास भेज देगा। और ये जो रिक्वेस्ट आई हुई है, इस रिक्वेस्ट को भेज देगा, इस रिक्वेस्ट को भेज देगा डिपॉजिटरी के पास। चेकिंग करने के बाद में ये रिक्वेस्ट भेज देगा किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। ठीक है। अब क्या होगा? ये डिपॉजिटरी के पास ये इंटीमेशन आ गई, इंटीमेशन आ गई बाय डीपी। डीपी ने उसको कंफर्म करके ये इंटीमेशन यहां भेज दी। और इधर क्या है? शेयर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार चेक करेगा कि वो सब ठीक है, तो रजिस्ट्रार ये भेज देगा डिपॉजिटरी को इंटीमेशन कि भाई सही, सब ठीक है, सब ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, सारी चीजें कंफर्म करके भेज देगा। जब ये कंफर्म करके भेज देगा तब डिपॉजिटरी क्या करेगा? अपने यहाँ रिकॉर्ड अपडेट कर लेगा। अपडेट करने में उसको डीमेट अकाउंट बना देगा और बनाने की इंफॉर्मेशन डीपी को भेज देगा और डीपी उसको फिर अपने यहाँ अपडेट कर लेगा। और अपडेट करने के बाद में इसकी इंटीमेशन इन्वेस्टर्स को भेज देगा। ठीक है। तो ये जो है पूरी प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर 4 पार्टीज इन्वॉल्व है। इन्वेस्टर से 2 चीजें जाएंगी डिपॉजिटरी के पास, एक शेयर सर्टिफिकेट, एक रिक्वेस्ट। शेयर सर्टिफिकेट्स को जो सरेंडर किए गए हैं वो रजिस्ट्रार को भेजेगा, इंटीमेशन डिपॉजिटरी को भेजेगा। डिपॉजिटरी उन सबको चेक करके अपडेट करेगा, लेकिन अपडेट करने के बाद में फाइनल अपडेशन और इंटीमेशन कब करेगा? जब रजिस्ट्रार से उसको ओके कंफर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन को इंटीमेट कर देगा कि हाँ जी ये हमने अपडेट कर दी है। उसके बेसिस पे डीपी भी अपने यहाँ अपडेट कर देगा और अपडेट करने के बाद में इंटीमेशन किसको भेज देगा? इन्वेस्टर्स को। तो ये पूरी प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन। तो ये प्रोसेस है डीमेटलाइजेशन की। जिन लोगों को फिजिकल शेयर्स हैं वो बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं कनॉट प्लेस में और कई जगह। वो लोग यही काम करते हैं। जिन लोगों के डीमेट के शेयर्स हैं या ऑड लॉट शेयर्स हैं उन सबको सस्ते में कुछ परसेंटेज काट के खरीद लेते हैं, क्योंकि हर आम आदमी इस प्रोसेस डीमेटलाइजेशन कराने से कतराता है और उसके बाद में वो उसको डीमेटलाइज करके बेच देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम गैप की वजह से और इसकी हर्डल्स की वजह से जनरल आदमी कई बार इन प्रोफेशनल्स की मदद कर लेता है। तो ये डीमेटलाइजेशन प्रोसेस ही बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट है नहीं कि एक प्रोफेशनल की मदद ली जाए, है ना। लेकिन फिर भी सुविधा के लिए लोग इसकी मदद लेते हैं। तो ये समझ में आया प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन? यस सर, है ना। ये नहीं कि आज सर ने बता दिया कल से हम ये काम शुरू कर दें। ओके, तो प्रोसेस आपको समझ में आ गई। इन्वेस्टर से टू डीपी, डीपी टू डीपी शेयर सर्टिफिकेट भेजेगा रजिस्ट्रार को, इंटीमेशन भेजेगा डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी वेट करेगा जब तक रजिस्ट्रार से कंफर्मेशन नहीं आ जाती। कंफर्मेशन आने के बाद अपडेट कर देगा रिकॉर्ड और उसकी इंटीमेशन डीपी को भेज देगा। जब डिपॉजिटरी से इंफॉर्मेशन डीपी पे आ जाएगा तो डीपी उसको वापस इन्वेस्टर्स को भेज देगा। तो ये आपकी प्रोसेस हुई डीमेटलाइजेशन की। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सब्जेक्ट और टॉपिक लेके आएंगे।
आपके लिए। तब तक आप इसको कॉपी करिए और